सामने दिख रही इमारत कोई आम इमारत नहीं बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का पैतृक घर है। इलाहाबाद में स्थित आनंद भवन के पास स्वाधीनता संग्राम के लिए संघर्ष कर रहे नेहरू की वह सारी यादें हैं जो शायद कभी किसी पुस्तक का हिस्सा नहीं बन पाई। आनंद भवन लंबे समय तक कांग्रेस का दफ्तर बना रहा। नेहरू का विवाह, इंदिरा गांधी का जन्म भी इसी भवन में हुआ था। इस वीडियो में आनंद भवन से संबंधित हम उन सारे पहलुओं को कैमरे में कैद करने की कोशिश करेंगे जो जवाहरलाल नेहरू के जीवन से किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आंखों में भारत का भविष्य दिखता था। नेहरू के सपनों का भारत कैसा था, यह जानना बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। इसको मैं एक किस्से के जरिए आपको बताना चाहता हूँ। नेहरू की मौत हो चुकी थी। पूर्व स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर सैयद महमूद फूल चढ़ाने के लिए आ रहे थे। वह अपने आप को रास्ते में संभाल न सके और वहीं गिरकर रोने लगे। भीड़ से उनको संभालने के लिए एक व्यक्ति आता है जिसका नाम जगजीवन राम था। दोस्तों, यही था नेहरू के सपनों का भारत, जहां पर एक सवर्ण हिंदू के मरने पर एक मुसलमान फूट फूट कर रो रहा है और उसको संभालने के लिए एक दलित व्यक्ति सामने आ रहा है। दोस्तों, मैं स्वतंत्रता सेनानियों का जाति और धर्म बताकर लोगों में भेद क्रिएट करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नेहरू के सपनों के भारत में जाति और धर्म का भेद नहीं था। सब एक दूसरे से मिलकर रहते थे। आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी से जुड़ी वह सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसको वह लोग इस्तेमाल करते थे। यही वह बैठक है जहाँ गांधी, नेहरू और पटेल बैठकर नई देश की नींव लिख रहे थे। महात्मा गांधी ने एक बार जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा था कि नेहरू हमारे खेमे का अकेला अंग्रेज है। इतिहास के विद्यार्थियों के लिए एक शोध का विषय है कि महात्मा गांधी ने नेहरू के विषय में ऐसा क्यों कहा था। मैं यह समझता हूं कि नेहरू के जीवन का जो मानसिक खुराक वाला वक्त था, यानी जो पढ़ाई का वक्त था, उसका ज़्यादातर समय वह विदेशों में गुजार रहे थे। उन्होंने हैरो कॉलेज से अपनी स्कूल की शिक्षा ली, ट्रिनिटी कॉलेज से अपने कॉलेज की शिक्षा ली और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से लॉ की उपाधि ली। दोस्तों, यही वक्त होता है मानव के जीवन में कि वह किन विचारों को पालता है, किन विचारों को खाद देता है। इन वक्तों में नेहरू इंग्लैंड के राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, उदारवाद के बारे में बात कर रहे थे और उसके बारे में खूब लिख रहे थे। उनको पता था कि एक अंग्रेज कैसे सोच सकता है, किस तरीके से वह विभाजन में अपना दिमाग लगा सकता है। इन सब बातों को महात्मा गांधी जानते थे, इसलिए उन्होंने उनको देश का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। दोस्तों, कुछ लोग ये कहते हैं कि नेहरू को गांधी ने अंग्रेज इसलिए कहा था क्योंकि वह भारत के सगे नहीं थे। क्या वास्तव में ऐसा है? मैंने इसके बारे में बहुत बात किया है। 2 वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, लेकिन यहाँ मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ। शहीद आजम भगत सिंह ने नेहरू के बारे में क्या कहा था, उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। शहीद आजम भगत सिंह देश भर में निर्विवाद रूप से माने जाते हैं। उनको युवा भी मानते हैं, बुजुर्ग भी मानते हैं, बच्चे भी मानते हैं। लेकिन दिलचस्प है जानना कि नेहरू के बारे में भगत सिंह क्या सोचते थे। नेहरू के बारे में लिखते हुए भगत सिंह कहते हैं कि पंजाब को इस समय मानसिक खुराक की ज़रूरत है और देश भर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पंजाब या पूरे देश को मानसिक खुराक दे सकते हैं। वह कहते हैं कि आप नेहरू के अंधभक्त न बन जाएं, उनके पैरोकार न बन जाएं, लेकिन यह याद रहे कि इनकलाब का वास्तविक अर्थ क्या है, देश में उसकी आवश्यकता क्या है और विश्व में इनकलाब की स्थिति क्या है, यह सब नेहरू ही आपको बताएंगे। दोस्तों, आप स्थिर होना चाहते हैं तो नेहरू को पढ़िए। ये कहते थे भगत सिंह। भगत सिंह और नेहरू के बारे में कितनी क्लैशेस दिखाई जाती हैं, कितनी नफ़रत दिखाई जाती हैं, लेकिन ये नफ़रत क्या वास्तविक थी? भगत सिंह को पढ़ के तो ऐसा नहीं लगता है। भगत सिंह को तो पढ़ के ऐसा लगता है कि अगर हम लोग को एज ए कंट्री आगे बढ़ना था उस वक्त आज़ादी के समय, तो नेहरू के ही विचारों को मानना चाहिए था और वही हमने करा भी। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि जो बंटवारे की तकलीफ़ थी, जो शरणार्थी समस्या था, गरीबी और भुखमरी था, वह नेहरू ने बेस्ट वे में टैकल किया था। उनके अलावा यह और कोई नहीं कर सकता था, ऐसा मैं सोचता हूँ।
पंचवर्षीय योजना की बात हो, IIT IIM बनाने की बात हो, मंदिर से ज़्यादा स्कूल के इम्पोर्टेंस देने की बात हो, ये सब नेहरू ही कर सकते थे। नेहरू ही थे जो मुसलमानों के हक़ की बात कर सकते थे, दलितों के हक़ की बात कर सकते थे, साथ ही साथ महिलाओं के हक़ की बात करते थे। दोस्तों, कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया से इतिहास पढ़ते हैं, वह नेहरू को कश्मीर समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन वह नागा विद्रोह की समस्या के बारे में नहीं पढ़ते। कुछ लोग हैं जो नेहरू को चीन के समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन वह कभी नेहरू के गुट निरपेक्ष नीति की सफलता के बारे में नहीं पढ़ते। ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेहरू के लाइफ के कई सेट्स हैं, कहीं नेहरू ने गलत भी किया तो कहीं बहुत बढ़िया भी किया, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नेहरू का इंटेंशन कभी भारत के अगेंस्ट में नहीं था। वह हमेशा भारत को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग का यही उद्देश्य था कि नेहरू जहाँ रहे थे, जहाँ उनका बचपन और जवानी बीता था, जहाँ इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था, जहाँ पर बाकी गांधी परिवार के जो प्रधानमंत्री बने उनका बचपन बीता था, उनके बारे में आप लोगों से बात किया जाए, उनके अंदर के घर के बारे में दिखाया जाए कि कैसा जीवन वो लोग जीते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 10 लोगों को भेजिए ताकि कृपा बरसे आप पर। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, नेहरू के बारे में सब कोई कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है, कुछ विचार बनाता रहता है। हमारी जनरेशन के सामने व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से बहुत सारा फेक न्यूज आता है। हमारे से पहले वाले जनरेशन नेहरू के बारे में क्या सोचते हैं, जरा बात करने की कोशिश करते हैं। जी मैम, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और बता दीजिए कहाँ से आए हैं और आपका नेहरू के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है। मैं विधि कपूर हूँ, मैं कानपुर से आई हूँ। IITs बने हैं हिंदुस्तान में, IIM बने और तो और नंगल डैम्स बने। नहीं तो हम भी उसी कगार में होते जिसमें आज पाकिस्तान है। हम लोग भी कटोरा लेके खड़े होते। तो मोदी जी तो 4 दिन पहले आए, ये सोच रहे हैं सब कुछ इन्होंने कर दिया। You cannot wipe away the history of India.